गाइस, तो कैसे हो आप सभी। मेरा नाम डेविड है और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 लेसन 9 जो गाइस है टॉपिक पे है लीज ट्रांजेक्शन। अब गाइस लीज के बारे में आपको तो बता देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई लैंड है, आपको उस आपने अपनी लैंड को जो है वो अपने यूज के लिए नहीं किसी कंपनी को यूज के लिए देती, मतलब एक तरह से लीज पे देती कि आप मतलब उस लैंड पे आप जो चाहे बिल्डिंग बना सकते हैं, बट इतने सालों के लिए। उसके बाद गाइस वो बिल्डिंग एक तरह से ये हटा दी जाएगी या फिर उसे तोड़ दिया जाएगा। एक तरह से लाइसेंस की तरह ही है एक, एंड या फिर आप कह सकते हैं एक रेंट की तरह ही, रेंटल प्रॉपर्टी है जो गाइस काफी लंबे टाइम के लिए बनाई जाती है। या फिर आप कह सकते हैं कोई उसके ऊपर कोई पैसे उठाए जाते हैं। लीज का एक दूसरा मतलब ये भी होता है। अब गाइस जो लीज होते हैं वो एक तरह का कोलैटरल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एंड ये बिजनेस के थ्रू लिया जाता है, जैसे कोई लैंड जो है वो लीज पे ली जाती है किसी बोरोवर से जो पैसों की नीड है, एंड उसे हम पैसे देके हम उससे लैंड लीज पे लेते हैं कि कुछ टाइम बाद हम तुझे पैसा वापस कर देंगे। मतलब वो बंदा हमें पैसे वापस करके हमें लैंड वापस कर, मतलब हमें अपनी लैंड वापस मिल जाएगी, हाँ, अगर हम उसे पैसे वापस कर देंगे। यहाँ पे गाइस काफी डिक्शनरी में भी कुछ अलग मीनिंग दे रखे हैं, मतलब एक तरह से लीगल एग्रीमेंट होता है जो ओनर ऑफ द बिल्डिंग के बीच में होता है, एंड ये कंपनी के बीच होता है कि यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट रिटर्न फॉर द मनी, मतलब कुछ टाइम के लिए यूज करेंगे एंड मनी वापस करने पे हमें वो लैंड भी वापस मिल जाएगी। ये गाइस इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अंदर डिफाइन है, इसकी पूरी डेफिनेशन लीज एग्रीमेंट के अंदर, तो आप इसके सेक्शन 19 के अंदर देख सकते हैं। कंपनीज एक्ट के थ्रू भी आप देख सकते हैं इसे। इसके क्या फीचर काफी सारे होते हैं कि एक एग्रीमेंट होता है हालांकि, एंड ये दो पार्टीज के बीच ही होता है जो लीजर एंड लीजी कहा जाता है। जिससे गाइस लीज के थ्रू ही दो टर्म्स निकाली गई है। इसके अंदर गाइस जो रिटर्न एसेट पे हम पेमेंट करते हैं, एंड जो लीज होता है वो गाइस राइट होता है एक तरह की एसेट, मतलब जो लीज एग्रीमेंट होता है वो एक तरह का एसेट की तरह ही भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब कई बार होता है कि जो हम लीज पे प्रॉपर्टी लेते हैं वो इस कई बार बैंक से लोन उठाने में भी मदद करती है हमें। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर लीज एग्रीमेंट के अंदर। जैसे पहला होता है लीज एग्रीमेंट, मतलब एक पेपर जिसके ऊपर सारी लीज की चार्जेस होते हैं, मतलब एक तरह से लीज का डिटेल्स होती है कि कितने टाइम के लिए लीज है, कितने की लीज है, एंड कितने इंटरेस्ट पे हम उसे देंगे या फिर वापस लेंगे। अब वैसे यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम भी है, मतलब टू पार्टीज मतलब एक बोरोवर या फिर एक बायर, एंड दूसरा एक है सेलर या फिर आप कह सकते हैं लेंडर, मतलब एक प्रॉपर्टी देगा एंड दूसरा प्रॉपर्टी लेगा। लीज चार्जेस इसमें तीसरा पॉइंट है जो है लीज, मतलब कुछ होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में पैसे लग गए या फिर हर महीने थोड़ा सा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी देनी पड़ती है, या फिर आप कैसे लीज अमाउंट देने चार्जेस देने पड़ते हैं। कई बार ये बल्क में भी होता है एंड कई बार मंथली बेसिस पे भी होता है। अब इस इसके एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं कि लीज जो होता है वो बेसिकली कैपिटल को सेव करने का काम होता है। कई बार होता है कि बिजनेस जो है वो काफी सारे पैसे नहीं लेकर आता, एंड उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो लैंड नहीं खरीद सकते, तो वो लीज पे लैंड लेते हैं ताकि कुछ पेमेंट करके धीरे धीरे करके पेमेंट पहले थोड़ा सा बिजनेस सेटअप हो, एंड जब बिजनेस सेटअप हो जाए तो एक दूसरी जगह लैंड खरीद के हम बिजनेस को वहां पे शिफ्ट करके अपनी जो लीज एग्रीमेंट है उससे वापस कर सके एक तरह से। बस इसके काफ़ी गुड ऑप्शन है न्यू स्टार्टअप के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि न्यू स्टार्टअप जो होते हैं वो अभी स्टार्टिंग फेज में होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना इतना अच्छा नहीं होता। एंड अगर उनके वो शुरुआत में ही लैंड खरीद लेंगे तो, एंड अगर बाद में वो बिजनेस नहीं कर पाए, स्टार्टअप फेल हो गया, तो गैस उस लैंड का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन किस हिसाब से काम करता है। ओनरशिप हमेशा, मतलब एक तरह से ये नहीं होता कि ओनरशिप कंपनी के पास आ जाती है। एक तरह से ओनरशिप जो होती है वो ओनर के, मतलब जो लैंड का ओनर ओरिजिनल ओनर है उसी के पास रहती है, बट थोड़ा सा जो पावर्स होती है वो जो खरीदता है उस लैंड को, ये लीज पे लेता है, उसमें पास भी आती थी ताकि वो उस पर अपनी बिजनेस सेटअप कर सके, एंड बिना किसी के एक्सटर्नल फोर्सेस के या फिर आप कह सकते हैं एक्सटर्नल अग्रेशन के, मतलब एक तरह से कोई रुकावट के बिना। कोई फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती है क्योंकि इस एसेट खरीदने में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की जाते हैं, उसके इंस्पेक्शन होता है,
मतलब बहुत से डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने पड़ते हैं, बट लीज में इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, बस एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनता है कि मैंने इस पे लीज पे दिया एंड इतने परसेंटेज पे, मतलब इतने पैसे पे एंड इतने चार्जेस पे, एंड इन दोनों पार्टीज के बीच में बस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लीज पे, तो बस इतना ही काफ़ी है। अब गैस यहाँ पे कुछ और भी साथ में डिसएडवांटेज भी देखे कि जो लीज पे प्रॉपर्टी लेते हैं वो गैस कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती। मतलब कई बार होता है कि बिजनेस जो होता है वो फेल कर जाता है, बट जो लीज पे प्रॉपर्टी ली है वो फिर भी लीज पे तो ली है, हमें मतलब उसके चार्जेस तो देने पड़ेंगे। तो कई बार गैस उस केसेस में लीज जो एग्रीमेंट होता है वो गैस एक बैरियर, मतलब अच्छी तरह काम नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पास तो कोई इनकम का सोर्स ही नहीं बचा, मतलब बिजनेस ही नहीं बचा, तो हम लीज किस बात की दे रहे हैं। एंड कई बार रिस्ट्रिक्शन होती है कि कई बार हम जो लैंड है उस पर ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। मतलब कई बार होता है कि अगर हम कोई बिल्डिंग लीज पे लेते हैं तो हम उस बिल्डिंग के अंदर ये चेंजेस नहीं कर सकते, वो चेंजेस नहीं कर सकते, तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन भी होती है। तो कैसे आप यहाँ पे डिसएडवांटेज भी दे सकते हैं। यहाँ पे कैसे कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन है जो इसके आंसर आपको एंडिंग में मिल जाएंगे, आप कैसे इसे ओरली प्रैक्टिस कीजिए। अब गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी दे रखी है, जैसे डेट, मतलब एक लीज एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होती है। एक तरह से कैसे उसके अंदर लीज डेट होती है, कितने टाइम, मतलब कब इस लीज को दिया गया है, एंड पीरियड टाइम होता है कि कितने टाइम के लिए दिया गया है, कि अगर नॉन कैंसिलेबल लीज या फिर कैंसिलेबल लीज है, मतलब कई बार होता है कि अगर कैंसिलेबल लीज बनाते हैं तो उसके कोई अलग चार्जेस कितने देने पड़ेंगे, तो उसके लिए होता है। यहाँ पे कोई फेयर, यहाँ पे साथ साथ फेयर वैल्यू भी लिखी होती है, इकोनॉमिक लाइफ भी लिखी होती है, यूजफुल लाइफ भी लिखी होती है, एंड रेजिडेंशियल वैल्यू, मतलब वहाँ के जो एरिया का वैल्यू क्या चल रहा है उस हिसाब से लीज को दिया जाता है। अब इस क्लासिफिकेशन इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली कई टाइप में होती है, बट इसमें मेनली जो है वो मैं कुछ क्लासिफिकेशन के नाम लेता हूँ। जैसे फाइनेंस क्लासिफिकेशन के अंदर हम बेसिकली जो लीज है वो ट्रांसफर कर देते हैं जो बोरोवर के ऊपर, एंड जो सारे के सारे रिस्क होते हैं एंड इंसिडेंट होते हैं वो ओनरशिप उस कंपनी के पास चली जाती है, कि ताकि वो उस लीज के साथ जो करना चाहे कर सकती है। यहाँ पे कैसे एक और टाइप की लीज होती है जिसका नाम है ऑपरेटिंग लीज। मतलब ऑपरेटिंग लीज मतलब जो जिसके अंदर हम नॉन पे आउट लीज बनाते हैं एक ओनर के लिए, एंड हम उसे कुछ ऐसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए हम देते हैं उसे, मतलब पैसे देते हैं एंड उसके बाद वो प्रॉपर्टी कई बार हमारे नाम हो जाती है या फिर उसे वापस कर देते हैं। एक तरह से guys, एक प्रॉफिट कमा ले या फिर इंटरेस्ट की तरह ही काम करता है। यहाँ पे गाइस दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी दे रखे हैं, आप इन टेबल को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप ऊपर डेफिनेशन नहीं पढ़ सकते तो आप इस टेबल को भी ओवर थ्रू कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल भी दे रखे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम पता भी कर सकते हैं कि ये क्या, ये फाइनेंशियल लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। आप कैसे इसे क्लासीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसकी अकाउंटिंग भी अलग हुई है थोड़ी सी, एंड अकाउंटिंग क्या हुई है, थोड़ा सा बस ऊपर नीचे मैच हुई है, मतलब लीजर के लिए कितना हुआ एंड लेसर के लिए कितना हुआ, एक तरह से वही अकाउंटिंग हुई है। ट्रीटमेंट कैसे होगी गैस डेप्रिसिएशन की, उसके बारे में भी यहाँ पे पूरा बताया गया कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो फाइनेंस एक्सपेंसेस पे ही लगता है, ऑपरेटिंग वाले पे नहीं लगता। यहाँ पे गैस उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर अकाउंट भी दे रखा है, मतलब उसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी। तो अगर रेंट एक्सपेंसेस है तो रेंट एक्सपेंसेस टू लीजर अकाउंट, मतलब जो जिसको हमने लीज से ली है तो उसे पैसे हम दे रहे हैं, तो एक तरह से अकाउंट रेंट दे रहे हैं हम उसे। कई बार एंड लीज रेंट भी होता है कि जो लीज रेंट है वो कहाँ से पेमेंट की जाएगी, वो बैंक अकाउंट से की जाएगी या कैश अकाउंट से, उसको भी हमें बुक्स में दिखाना होता है। एंड एक तरह से कैसे जो रेंट होता है वो कैसे एक तरह से जो कंपनी का होता है वो एक्सपेंस की तरह होता है, तो इसीलिए हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक तरह से हमारे लिए लॉस है। यहाँ पे कैसे उसकी कुछ ट्रीटमेंट भी दे रखी कि लेसर अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट की जाती है, एंड लीजर एंड लेसर की अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट की जाती है। आप इन पॉइंट्स को जरूर देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे उसके ऑपरेटिंग लीज के ऊपर भी सारे वो दे रखे हैं, मतलब
कैसे उसकी बुक मेंटेन की जाती है, किस हिसाब से मेंटेन की जाती है, क्या क्या उसमें बनता है, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। अब गाइस यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग के ऊपर भी कुछ वो होता है कि ऑपरेटिंग की एंट्रीज कैसे होगी, क्योंकि मैंने जो इससे पहले बताया वो फाइनेंस के रिलेटेड था। ऑपरेटिंग से रिलेटेड आप इतना देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज रिसीवेबल मतलब जो लीज है वो कितने वही वैसे ही सारा बेसिस है, बट इसके अंदर थोड़ा सा डेप्रिसिएशन भी आ जाता है। एंड डेप्रिसिएशन के साथ साथ जो डेप्रिसिएशन की डबल एंट्रीज होती है यहाँ पे, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे आ गया। एक और एंट्री आनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं डाली इन्होंने, कोई बात नहीं। यहाँ पे कैसे एक इलस्ट्रेशन भी दे रखी है, आप इसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग साथ में लीज भी दे रखी है कि ऑपरेटिंग लीज कैसे की, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये दोबारा कैसे देती है। अबे ओह, मैंने बैक कर दिया था, कोई बात नहीं। अब इस यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर सेल एंड लीज बैक, मतलब अगर हम किसी पर जो लीज है उसे कैसे हम वापस करते, तो कैसे हम उसकी लीज देते हैं एंड कैसे उसकी लीज को कंट्रोल करते हैं या फिर उससे खरीदते हैं। कई बार होता है कि जो लीज पे प्रॉपर्टी होती है वो हम कई बार कोशिश करते हैं कि बायर जो है वो बेच ही दे हमें, एंड कई बार बायर मान भी जाता है या फिर आप कह सकते हैं जो सेलर है वो मान भी जाता है। एंड उसकी अकाउंटिंग थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि कुछ केसेस में पहले से पैसे गए हुए होते हैं, तो थोड़े से और पैसे देके हम उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, नहीं तो लीज बैक में हम सारे पैसे उसके विद इंटरेस्ट उसे वापस कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पे कुछ केसेस भी देखे हैं, मतलब फर्स्ट केसेस में ये है कि जो ट्रांजेक्शन है वो फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए, मतलब जो सेल प्राइस है वो फेयर वैल्यू मानेंगे हम। कई बार होता है कि बिलो फेयर प्राइस, मतलब जो सेल प्राइस है उसका चल रहा है उसकी कम, उससे कम पे मतलब उससे ज़्यादा हम उसकी फेयर वैल्यू प्राइस लगा रहे हैं, एंड जो उसकी सेल्स प्राइस है कई बार हम उसकी ज़्यादा लगा देते हैं उसकी जो एक्चुअल फेयर वैल्यू है। तो इन बेसिस पे भी हम जो सेल है या फिर आप कह सकते हैं लीज बैक है वो कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन भी दे रखी है, आप इसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी दे रखी है कि इंडिया के अंदर IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 के अंदर लीज के एक अच्छे से बता रखा है कि इसकी लीज की एक मतलब कि कैसे इसके अकाउंटिंग पीरियड में की जाएगी, मतलब एक तरह से ये वैसे तो ग्लोबली जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में माना जाता है, बट इंडिया का भी एक अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इसलिए गाइस यहाँ पे इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 116 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इस लीज को डिफाइन किया गया है। अब बस डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो डिफरेंस है कि जो इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एंड जो बाहर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके बीच डिफरेंस की, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्योंकि नंबर में ही नहीं लॉज में भी कई बार डिफरेंस निकल जाता है। ये पूरे डिफरेंसेस है, आप इसे जरूर चेकआउट करिएगा। ये समरी है इसके ऊपर कि इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लगता है, ये किसके ऊपर काम करता है, ये लीज आखिर होती क्या है, तो उसके बारे में पूरा ओवरव्यू दे रखा है। ग्लोरी के अंदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, मतलब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसके ऊपर हाईलाइट किया गया है। इन टेक्स्ट आंसर्स भी आप दे सकते हैं, मतलब इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे उसके भी आप आंसर दे सकते हैं, एंड सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं खुद ही, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस। एंड कुछ सजेस्टेड बुक्स यहाँ पे वही 5 दे रखी है, आप इसे थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, अगर आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।